सो लेट्स स्टार्ट DPP 2.2। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस DPP में, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज कंसेंट्रिक विद स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल। एक स्फीयर है और उसके चारों तरफ एक स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल है ऑफ इनर रेडियस b इक्वल टू 2a एंड रेडियस c इक्वल टू 2.40a। ठीक है ना। द स्फीयर हैज़ ए नेट यूनिफॉर्म चार्ज q1 इक्वल टू +5 कूलम। स्फीयर जो है इट हैज़ गॉट ए नेट यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब इसके वॉल्यूम में हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है और q1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 कूलम। द शेल हैज़ ए नेट चार्ज ऑफ -q1। ये जो शेल है इसके पास कितना है -q1 चार्ज है, मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है इस शेल के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में? ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस? और बहुत कुछ बोला है इसमें, इधर उधर इधर उधर हर जगह हमको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अच्छा। और ये भी पूछा कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर शेल, सब कुछ पूछा, मैं सब कुछ बताऊंगा। हैव पेशेंस, बस सुनते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या डिस्कस करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक जगह चूज़ करते हैं विच इज़ इनसाइड दिस स्फीयर। स्फीयर के अंदर कोई एक जगह चूज़ करते हैं। दैट मीन्स आई हैव टेकन ए पॉइंट फॉर आर लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक है, इस जगह के लिए हमने इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए हम अभी डिस्कशन करेंगे। दैट मीन्स अभी मैं चाहूँगा कि तुम लोग इमेजिन करो कि यहाँ से आर डिस्टेंस, मतलब इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हम कैसे करेंगे? वी शैल यूज़ द बेसिक आइडिया। हम यहाँ पर ऐसा गोल सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे और हम फ्लक्स निकालेंगे। दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, दैट इज 4πr² इज इक्वल टू व्हाट 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब आर रेडियस का ये जो हमने एक गॉसियन सरफेस बना के रखा है, इमेजिन करो, मैं बना नहीं रहा बिकॉज बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो देख लेते हैं। सो याद रखना आर रेडियस का स्फीयर है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस कितना आएगा? मैं कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज कितना Q1 एंड दिस Q1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम ऑफ 4/3πa³। और यहाँ पर अगर हमने आर डिस्टेंस का एक स्फीयर इमेजिन किया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³, 4/3 पाई चला गया, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? दैट इज Q1r³ डिवाइडेड बाय व्हाट? a³। सो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, एज लॉन्ग एज वी आर कंसिडरिंग ए पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर। इज दैट क्लियर? ओके। अभी हम जो गिवन पॉइंट्स हैं वहाँ पर फील्ड निकाल लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, उसके पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो एक बार हम यूज़ करते हैं गॉस लॉ। ये जो हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? E × 4πr² दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इन दिस केस दैट इज Q1r³ डिवाइडेड बाय व्हाट? a³। अभी ध्यान से देखो, r², ये क्यूब चला गया, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा? 1/4πε0 को मैं k लिख सकता हूँ, k Q1r डिवाइडेड बाय व्हाट? a³। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? दैट इज k Q1r डिवाइडेड बाई a³। ये कब तक वैलिड है? जब तक r लेस देन और इक्वल टू a है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पूछा गया है फॉर r इक्वल टू 0। दैट मीन्स a के लिए देखते हैं, a वाला क्वेश्चन, फॉर r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 मतलब इसी स्पेस में ये पॉइंट लाई करता है और r का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। आर का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर बी देखते हैं। बी में फॉर आर इक्वल टू a/2 दिया हुआ है। दैट मीन्स फॉर आर इक्वल टू a/2। ध्यान से देखो, a/2 कहाँ पर होगा? a/2 भी a के अंदर ही है, राइट। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? दैट इज k Q1, आर के जगह हम क्या पुट कर देंगे? a/2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा? a³। देखो मैं इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये कैलकुलेशन तुम लोग करोगे। ठीक है, बहुत जगह चाहिए होगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा। इसके बाद जस्ट सिंपली तुमको वैल्यूज पुट करना है। तो हमने बी के लिए भी निकाल लिया। अभी सी क्या है? सी एट r इक्वल टू a। अच्छा चलो, फॉर r इक्वल टू a, देखो r इक्वल टू a भी इसी पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है, तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू पुट करें तो कितना होगा? E इक्वल टू k Q1 × r की जगह a, नीचे कितना हो जाएगा? a³। ये इसको मार देगा, सिर्फ a² बचेगा, तो कितना बचेगा? k Q1/a²। इज दैट क्लियर? बोलो समझ आया नहीं आया? दैट इज k
Q1/a²। तो हमने A B C सॉल्व कर लिया। अभी D में क्या पूछा है देखते हैं। D में पूछा है 1.50a, मतलब A से ज़्यादा। एक काम करते हैं, अभी पहले जनरलाइज कर लेते हैं। नाउ लेट अस टेक पोजिशंस फॉर R। इन दिस केस हम लेंगे फॉर R ग्रेटर देन A बट लेस देन B, ग्रेटर देन A बट लेस देन B। A से बड़ा लेकिन B से छोटा, मतलब मैं इस रीजन को लेके बात कर रहा हूँ, इस रीजन को लेके बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जितना सारा फील्ड लाइंस निकलेगा, सारा फील्ड लाइंस तो ये इनर सरफेस पे ही ख़त्म हो जाएगा। बोलो ये समझ आता है नहीं आता तुमको? बिकॉज यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके इनर सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सॉरी, दिखाई दिया ना? यहाँ से जितना सारा फील्ड लाइंस निकलेगा सारा का सारा इस नेगेटिव सरफेस पे ही एंड हो जाएगा, बिकॉज इधर प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज है। प्लस Q1 से जितना फील्ड लाइंस निकलेगा माइनस Q1 पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर मैं R मोर देन ए बट लेस देन बी इस केस को लेकर डील करता हूँ, वी आर डीलिंग इन द स्पेस बिटवीन द सॉलिड स्फीयर एंड द शेल। तो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊँ तो कैन यू से व्हाट इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड? द चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस इज़ द टोटल चार्ज इन दिस सॉलिड स्फीयर। सो इन दिस केस मैं कह सकता हूँ कि चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस इज़ नथिंग बट व्हाट? Q1। ये पूरा का पूरा Q1 को क्या करेगा? एनक्लोज करके रखेगा। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज दैट इज Q1। और E की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, दैट इज़ 1/4πε0 को K लिख दिया, कि Q1 डिवाइडेड बाई व्हाट? R²। ये कौन से रीजन के लिए वैलिड है? मोर देन A बट लेस देन B। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हमने C तक डिस्कस कर लिया। D में क्या दिया हुआ है? D में दिया हुआ है R का वैल्यू इक्वल टू 1.5a, मतलब A से ज़्यादा। ठीक है ना, 1.5a। इन दिस केस मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा k Q1/r²। R की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे 1.5a द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया D। एक बार E को देखते हैं, E में क्या पूछा गया है। लेट्स सी E। E में पूछा है फॉर R इक्वल टू 2.30a। अच्छा, नो कैन यू टेल मी B का वैल्यू कितना था? B दिया हुआ था 2a एंड 2.30 है उससे बाहर है। इज दैट क्लियर? 2.30a जो है वो B से बड़ा है, बिकॉज B का वैल्यू याद है ना कितना था? B का वैल्यू दिया हुआ था कितना? B का वैल्यू दिया हुआ था 2a। C का वैल्यू कितना दिया हुआ था? C का वैल्यू दिया हुआ था 2.4a, ये दिया हुआ था। अभी अगर 2.30 पूछा गया है, दैट मीन्स हम कहीं यहाँ पर बात करें, वी आर टॉकिंग समवेयर हियर इनसाइड द शेल। और भूलो मत कि ये एक कंडक्टिंग शेल है, याद है ना? ये कंडक्टिंग शेल है। अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो फॉर R इक्वल टू 2.30a इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा E। E के बाद हम F देखते हैं। F का वैल्यू ध्यान से देखो। F इन दिस केस R का वैल्यू दिया हुआ है 3.50a। 3.50 मतलब C से भी बड़ा, मतलब वी हैव गॉन आउटसाइड। अगर हम बाहर चले जाए, समवेयर हियर, यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो अगर मैं गॉस लॉ यूज़ करूँ, एक बार बताऊँ कि व्हाट इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड। इस पॉइंट में फील्ड बनाना है तो इतना बड़ा गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, और ये जो गॉसियन सरफेस है इसने कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है? कुछ एनक्लोज नहीं किया, बिकॉज उसके अंदर Q1 भी है, माइनस Q1 भी है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। इन दिस केस द नेट चार्ज एनक्लोज्ड हम क्या कह सकते हैं? 0 कह सकते हैं। अगर चार्ज एनक्लोज्ड 0 है तो फ्लक्स जो होगा वो भी 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन दिस केस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप सो तुमको F समझ में आया। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखते हैं कि G और H में क्या पूछा गया है। G एंड H में क्या पूछा गया है? G में ये पूछा गया है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल। शेल की इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ चुका है? शेल की इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ चुका है? माइनस Q1। ठीक है, एंड Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 5 कूलम। ये हो जाएगा -5 कूलम। मैंने तुमको ये रीज़न समझाया कि -5 कूलम क्यों आया। और यहाँ पर फाइनली तुमको H में क्या पूछा है कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया होगा? आउटर सरफेस पे कुछ भी चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज इसके पास टोटल में ही -Q1 चार्ज था, सारा यहाँ पर आ गया। आउटर सरफेस पे कुछ नहीं आएगा। एंड आउटर सरफेस पे अगर तुम चार्ज पूछोगे कि आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, इन दैट केस इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हमने बहुत सारा गॉस लॉ यूज़ किया यहाँ पर। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बेसिक्स है. ए गॉसियन सरफेस एस एनक्लोजेस टू चार्जेस Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू माइनस Q. द फील्ड P is E1 vector plus E2 vector, E1 vector plus E2 plus E3, E3, E1 plus E2 minus E3, where E1, E2 and E3 are the field contributed by Q1, Q2 and Q3. बोलो क्या होगा? P पॉइंट में जो फील्ड होगा वो किसका होगा? मैंने सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था कि फील्ड जो है वो सबका होता है. समझ में आया? तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो Q1, Q2 एंड Q3 तीनों के लिए पकड़ना पड़ेगा. दैट मीन्स द आंसर इन दिस केस विल बी E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर प्लस E3 वैक्टर. दैट इज ऑप्शन बी इन दिस केस. समझ में आया? दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी होगा. ठीक है ना? ओके. मज़ेदार क्वेश्चन है. ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल. देखो अब ये डॉटेड सिलेंडर को भूल जाओ, ये दिखाई नहीं दे रहा तुमको. ठीक है ना? ये दिखाई नहीं दे रहा. तुम्हारे पास सिर्फ यही सिलेंडर है. ये एंड क्लोज्ड है और ये एंड ओपन है और यहाँ पर Q चार्ज रखा गया है. पूछा है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल. इस वेसल के सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो पूछा गया है. तो हमने एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया. क्या यूज़ किया? देखो हमने इसी शेप का, इसी साइज़ का और एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलेंडर को बना के हमने क्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया और Q चार्ज जो है वो एग्जैक्टली इस सिलेंडर के सेंटर पे है. ठीक है ना? अगर Q चार्ज सेंटर पे है और ये अगर क्लोज सरफेस है, मुझे पता है कि इस टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक बात को समझो, ये वाला जो सेक्शन 1 है, दिख रहा है सेक्शन 1 एक्स सेक्शन 2, दोनों का शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ सेम है. दैट मीन्स एंड एग्जैक्टली ये जो Q चार्ज है पूरा बीचों बीच लाई कर रहा है. दैट मीन्स टोटल फ्लक्स का आधा इसके थ्रू पास कर रहा होगा और आधा इसके थ्रू पास कर रहा होगा. तो फ्लक्स टू द फर्स्ट सरफेस इज आधा of the total flux, in this case half of Q by epsilon naught. So the answer in this case will be option C. ठीक है? The answer in this case will be option C. सीधा सीधा क्वेश्चन है. देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखने में डरावना है लेकिन ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसा है कि इन रीजन ऑफ स्पेस हैविंग ए स्पेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिस्कस किया मैंने. ठीक है ना? तो मैंने बना के भी रखा है. देखो ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तुमको इमेजिन करने में हेल्प करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है. तो स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी ऐसा ही होगा दिखने में कुछ. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय कंसेंट्रिक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस वेरीज विथ रेडियस एस फाई इक्वल टू. अच्छा यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फॉर आर लेस देन और इक्वल टू आर, इस वाले रेंज के लिए फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? फ्लक्स का वैल्यू दिया है फाई नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. ठीक है ना? और ये दिया हुआ है कि फॉर आर ग्रेटर देन आर, इस रेंज के लिए फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है फाई नॉट. द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन इज गिवन एज. इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कॉमन करने के लिए बोला है. फ्लक्स से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा. तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? दिस इज स्पेरिकल सरफेस, हमने बहुत किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया. सो इन दिस केस इट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये है ना? दैट इज इक्वल टू फाई नॉट आर स्क्वायर बाई आर क्यूब. ठीक है ना? अभी खुद बताओ, ये आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा. तो यहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बचेगा? फाई नॉट. नीचे क्या बचेगा? नीचे इन दिस केस बचेगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब. इज दैट क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो है वो तो मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा, फाई नॉट 4 पाई आर क्यूब. ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं. फाई इक्वल टू फाई नॉट ऑप्शंस में कहीं नहीं दिख रहा है. अभी फाई इक्वल टू फाई नॉट के लिए देखते हैं. यहाँ पर अगर मैं फिर से फ्लक्स निकालूँ, क्या लिखूँगा? E इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फाई नॉट. सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? दैट इज फाई नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ओके. अभी अगर मैं ऑप्शन बी देखो, फाई नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन आर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन.
फिगर शोज ए क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट्स ए कंडक्टिंग स्पेयर। मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज लिखना चाहिए था, इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी, पॉइंट पी में एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है, ये कंडक्टर है। यहाँ पर अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पर अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा बताओ? कंडक्टर है, ये नेगेटिव चार्ज पसंद करता है, तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को बुलाएगा, इस सरफेस पे कौन इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर तुमको पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस ने अपने अंदर कौन से चार्ज को एनक्लोज करके रखा है? चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस, कम ऑन, चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस, उसका साइन क्या है? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस इज नेगेटिव, तो फ्लक्स भी क्या होगा? फ्लक्स भी इन दिस केस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस विल बिकम नेगेटिव, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डिस्कशन है, सिंपल डिस्कशन है। देखते हैं, सबको डायग्राम दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है? ओके। फिगर शोस ए नेचुरल मेटालिक स्फीयर विथ ए पॉइंट चार्ज, with a neutral metallic sphere with a point charge plus q placed near its surface। देख रहे हैं ना प्लस क्यू कहाँ पर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन द मेटालिक स्फीयर, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे कि तुमको डायग्राम में दिख रहे हैं, वो जो डॉटेड लाइंस बना हुआ है ना, दिस आर ऑल गॉसियन सरफेसेस, ठीक है ना। और वो जो बोल्ड लाइन में जो एक स्फीयर दिख रहा है, दैट इज आवर मेटालिक सरफेस, न्यूट्रल मेटालिक सरफेस। पहला ऑप्शन, नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस ड्यू टू द चार्ज क्यू इज 0, एंड द आंसर इज यस, राइट, बिकॉज क्यू चार्ज बाहर है, वहाँ से जितना भी फील्ड लाइन्स निकलेगा वो मेटल स्पेयर को 2 बार काटेगा, एक बार अंदर घुसते वक्त, एक बार बाहर निकलते वक्त, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस ड्यू टू द चार्जेस appearing on the outer surface of the metallic sphere must be 0। अच्छा, मेटालिक स्फीयर के आउटर सरफेस में जो चार्ज आ रहा है, खुद सोच के देखो, जो भी चार्ज आएगा दिस आर इंड्यूस चार्जेस, जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इनफैक्ट मेटालिक स्फीयर तो न्यूट्रल ही है, राइट, सो देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, सो फ्लक्स भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? इफ पॉइंट चार्ज q is displaced a little towards the metallic sphere, magnitude of net flux through the right hemispherical closed Gaussian surface increases। अगर q को मैं थोड़ा सा स्पेयर के सामने लेके जाऊँ, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस का क्राउडिंग होगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब ज़्यादा फ्लक्स होगा थ्रू द राइट हेमिस्फेरिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। देखिए, ये जो गॉसियन सरफेस है ना, उसको 2 हाफ में बांटा गया है, एक तो हो गया राइट हेमिस्फेरिकल सरफेस, एक तो हो गया लेफ्ट हेमिस्फेरिकल सरफेस। कंफ्यूज नहीं होने का, हम लोग राइट हेमिस्फेरिकल सरफेस के बारे में ही सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। और राइट हेमिस्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस जो है, उसके अंदर अभी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी ऑप्शन डी देखते हैं। इफ़ ए पॉइंट charge q is displaced towards the metallic sphere, charge distribution on the outer surface of the sphere will change। yes, प्लस q को अगर हम पास लेके चले जाएंगे, ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, सॉरी चेंज हो जाएगा। राइट सरफेस ऑफ द स्फीयर में ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस का इंडक्शन होगा, बिकॉज q चार्ज उसके ज़्यादा पास आ चुका है, तो डेफिनेटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो ऑप्शन बी भी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मज़ा आया समझ के? बहुत आसान है ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल एंड बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी आर सेमी स्फेरिकल सरफेस। ये भी एक सेमी स्फेरिकल सरफेस है, चलो इसका नाम ए है, ठीक है ना। और ये जो है, ये भी एक सेमी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी बी है। ऑफ रेडियस R1 एंड R2, शो किया हुआ है R1 एंड R2 आर द रेडियस इन दिस केस, ठीक है ना। विद E1 एंड E2 एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेसेस। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 है और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? E2 है। चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एज शोन, एग्जैक्टली सेंटर पे Q0 चार्ज रखा गया है। व्हाट इज द कंडीशन विच मे बी सेटिस्फाइड? चार कंडीशंस दिया हुआ है। सबसे पहला जो ऑप्शन है, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स φ1 बाई φ2 इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि फर्स्ट ए वाला हेमिस्फेरिकल सरफेस या बी वाले हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स सेम है। तुमको क्या लगता है, टॉप वाले हेमिस्फीयर एंड बॉटम वाले हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स सेम होगा? सोच के बताओ यार, डेफिनेटली सेम होगा। देखो,
ऊपर भी हेमिस्फीयर, नीचे भी हेमिस्फीयर। अभी एज बिकॉज ये एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है, ये जो एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस रीजन के थ्रू जितना फील्ड लाइंस पास करेगा, इस रीजन के थ्रू भी उतना ही फील्ड लाइंस पास करेगा। अरे तुम इसको कंप्लीट ऐसे बना दो, ऐसे पूरा कंप्लीट कर दो इसको। चलो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट। इसको हमने पूरा बना दिया ऐसा, तो एक स्पेयर कंप्लीट हो गया ना। तो टॉप स्पेयर के थ्रू जितना फ्लक्स होगा, बॉटम स्पेयर के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स होगा। अभी खुद सोच के देखो, इस सरफेस के थ्रू जितना फील्ड लाइंस काट के निकलेगा, इस सरफेस के थ्रू भी उतना ही फील्ड लाइंस काट के निकलेगा। आर गेटिंग द पॉइंट? सो डेफिनेटली इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? सेम। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ फ्लक्स टू द फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू द फ्लक्स टू द सेकेंड सरफेस, विच मीन्स φ1 by φ2 इज इक्वल टू व्हाट? 1। ऑप्शन ए तो डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, अभी अगर बाकी ऑप्शंस देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R1 R2 का कनेक्शन है। ठीक है, कोई नहीं, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर मैं फ्लक्स टू द फर्स्ट हेमिस्फीयर, इसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालना चाहूँ, ये जो पोर्शन है वो कितना होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और ये टॉप टोपी का एरिया कितना होगा? दैट इज 2 पाई R1²। ये होगा φ1। φ2 का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, φ2 का वैल्यू होगा इसके थ्रू फ्लक्स, दैट इज E2, और इसका एरिया कितना होगा? दैट इज 2 पाई R2²। और हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि दोनों का फ्लक्स क्या होगा? सेम। दैट मीन्स अगर मैं φ1 इक्वल टू φ2 करूँ और दोनों को इक्वेट करूँ, ध्यान से देखो, 2 पाई चला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा E1 इंटू R1², और यहाँ पर क्या बचेगा? E2 इंटू R2²। सो अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूँ, सो R1 बाई रूट ओवर ऑफ E2 इज इक्वल टू R2 बाई रूट ओवर ऑफ E1। दैट मीन्स ऑप्शन सी इन दिस केस, ये ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तुमको भी आई थिंक सो अच्छा लगा होगा। सिंपल है बट बेसिक्स को हिट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आई कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DPP, और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स in the space is given by E vector equal to √3 I cap minus j cap volts per meter. A square frame LMNO of side 1 meter is shown in the figure. अच्छा, तुमको दिख रहा होगा क्वेश्चन में फिगर। द पॉइंट n lies in the xy plane. The initial angle between the line ON and x axis is theta equal to 60 डिग्री। एक बार मेरे डायग्राम को ध्यान दो, मैंने जो डायग्राम बनाया ये मैंने टॉप व्यू बनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने टॉप व्यू बनाया, ऊपर से देखा है, तब हमको एनालाइज करना आसान होगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो z एक्सिस हमारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इस तरफ y होगा, इस तरफ x होगा। इज दैट क्लियर? ON इज लाइंग ऑन द xy प्लेन, ON जो है ON दैट इज लाइंग ऑन द xy प्लेन, और शीट जो है ना वो ऐसा है, ऐसा शीट है। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, शीट ऐसा है। ठीक है, अच्छा, अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट √3 I कैप है, मतलब √3 वाला कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा, और दूसरा माइनस j कैप, मतलब माइनस जे कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड इट विल बी पॉइंटिंग ऑपोजिट टू वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरह, एंड यहाँ पर हमारा प्लेन है, ये प्लेन का हमको टॉप व्यू दिख रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर फ्रेम LMNO। ठीक है ना, फ्रेम तो ऐसा है, इसके थ्रू फ्लक्स पूछा है, कितना फ्लक्स होगा। एक बार हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमको दिख रहा है, ये इस प्लेन के साथ, प्लेन ऐसा है, इमेजिन हो रहा है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। लेट्स फाइंड आउट दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा। सो इफ दिस इज थीटा, आई कैन से tan थीटा इन दिस केस इज परपेंडिकुलर, दैट इज 1, बेस कितना होगा? √3, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर थीटा 30 डिग्री है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये अगर 30 है, तो कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस प्लेन। ये जो प्लेन है इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर एक एरिया वेक्टर भी बनाऊँ, दिस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन, एंड द फ्लक्स टू द लूप विल बी मैक्सिमम। एंड इन दिस केस अगर हमको फ्लक्स निकालना है वो, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर E डॉट A करना चाहोगे, E A cos 0 1 लिख सकते हो।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना वो निकाल लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये √3 है, ये 1 है। सो इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज √3 द होल स्क्वायर। आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है, +1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड 2, ठीक है ना, 2 न्यूटन पर कोलम। सो दिस इज 2 न्यूटन पर कोलम। और एरिया कितना होगा, यहाँ पर साइड का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, मीन्स 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन पर कोलम इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फ्रेम। और यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन सी में जो यूनिट वो गलत दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर नहीं होगा, ठीक है, वो बेसिकली वोल्ट इंटू मीटर होगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे। इन दिस केस ये न्यूटन पर कोलम है ना, हम न्यूटन पर कोलम को याद करो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तुमको मिला नहीं है अब तक, बिकॉज जब तुम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करोगे तब पता चलेगा तुमको। वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो, और इधर मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर चला जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर बचेगा। तो यहाँ पर जो यूनिट दिया वो गलत दिया हुआ है। अगर यूनिट को लेकर इतना टेंशन मतलब, जब पोटेंशियल पढ़ोगे ना आगे जाके तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज 1 माइक्रो कोलम फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट M। आई थिंक सो तुमको क्वेश्चन वाला डायग्राम दिख रहा है, राइट। अगर M तक हमको पहुंचना है तो O to N जाना पड़ेगा, फिर N to M जाना पड़ेगा। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, O to N अगर जाऊँगा तो ये जो रास्ता है, दिस रास्ता इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स O to N जब जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम नहीं कर पाएगा। सो वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ON बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज 0। सिमिलरली जब हम N to M जाएंगे, ऐसा ऊपर जब जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, N to M ऊपर जब जाएंगे इस तरफ, इस रास्ते के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, बिकॉज NM इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। समझ में आ रहा है ना, दिस इज द रास्ता, ये है NM का रास्ता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो इस लाइन से तो ये तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस रास्ते में भी वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन अलोंग द पाथ NM बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो विल बी 0। सो द टोटल वर्क डन, इफ़ आई टॉक अबाउट टोटल वर्क डन, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस केस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर फ्रेम, क्वेश्चन नंबर 15, द स्क्वायर फ्रेम LMNO इज नाउ रोटेटेड अबाउट Z एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो Z एक्सिस के अलॉन्ग इस प्लेन को अगर मैं रोटेट करूँ, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर दो Z एक्सिस के अलॉन्ग, such that theta either increases or decreases, then pick up the correct statement. The magnitude of electric flux increases, decreases, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को लेकर कमेंट कर रहे हैं। अभी खुद बताओ, जब लूप ऐसा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है तब तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अभी चाहे तुम इसको ऐसे घुमाओ या तुम चाहे इसको ऐसे घुमाओ, फ्लक्स तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, बिकॉज इस पोजीशन में फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। यहाँ से तुम कहीं पर भी लूप को रोटेट करो, फ्लक्स हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल डिक्रीज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू एज थीटा इज चेंज्ड। तो इसका जो होगा दैट इज ऑप्शन डी। आई होप सो तुमको समझ में आया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो गिवन सिचुएशन है, यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है। इस पोजीशन से चाहे तुम क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, फ्लक्स तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, so this was all in this DPP. I hope so you've enjoyed this DPP. If you have any doubts, feel free to comment. I will get back to you. ठीक है? So let's close it.